अब दिक्कत ये है कि पिछले लगातार पब्लिक एग्जामिनेशन में क्रेडिबिलिटी को लेकर इतने हल्ले मचे हैं, इतना शोर मचा है कि अब हर परीक्षा की क्रेडिबिलिटी साफ अब संदेह के दायरे में लगती है। मतलब है कि परीक्षा क्लियर करना लोगों के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, उनके क्या आरोप हैं? आरोप या अफवाहें या जो दावे हैं वो ये हैं कि ऐसे लोगों का सिलेक्शन दिखाई दे रहा है जो कि सेंटर में दरअसल अपीयर ही नहीं हुए थे। एक ही सेंटर से लगातार एक के बाद एक जुड़े हुए नंबरों में रोल नंबर्स में सिलेक्शन दिखाई दे रहा है जो कि अगर आप थियोरेटिकली देखें तो नहीं होना चाहिए। नीट के मामले में इसे एनटीए में देखा था। उसके बाद हम लोग यूपीपीसीएस या बीपीएससी की परीक्षाओं में से इन आरोपों को देख रहे थे और अब यह एसएससी यानी कि केंद्रीय परीक्षाओं के दायरे में भी दिखाई दे रहा है। यद्यपि ये बात भी सही है कि एसएससी की परीक्षा में ये पहली बार नहीं हो रहा है। वह है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन में हाल फिलहाल में इस पारदर्शिता की कुछ कमी दिखाई दे रही है। इसकी वजह जैसा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा एप्लीकेंट होना भी हो सकती है और वास्तव में इन आरोपों में बल होना भी हो सकती है। हो सकता है कि परीक्षाएं सब जगह बराबर शुचिता से ना आयोजित की जा पा रही। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज एक ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत करेंगे और ये है 2024 के एसएससी सीजीएल को लेकर जो चारों तरफ शोर है उसे लेकर। कहा यह जा रहा है कि एसएससी सीजीएल 2024 का जो रिजल्ट आया है वो एक स्कैम है। अब दिक्कत यह है कि पिछले लगातार पब्लिक एग्जामिनेशन में क्रेडिबिलिटी को लेकर इतने हल्ले मचे हैं, इतना शोर मचा है कि अब हर परीक्षा की क्रेडिबिलिटी साख अब संदेह के दायरे में लगती है। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 को लेकर क्या विवाद है। इस बार जो कट ऑफ आई है वो बताई गई 153 जिसे लेकर एस्पिरेंट्स का कहना यह है कि ये अनरीजनेबली ज्यादा है। उनका मानना है कि यह परीक्षा के लिहाज से कुछ बहुत ही ज्यादा कट ऑफ है। अगर हम पिछली बार की से तुलना करें तो पिछली बार की कट ऑफ जो है वो लगभग 150 थी और जबकि पिछली बार एक तिहाई पोजीशंस थी। इस बार माना जा रहा है कि पोजीशंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ी है, जिसका मतलब है कि पिछली बार लगभग 7,000 पदों के लिए रिक्तियां निकली थी और इस बार 17,000 रिक्तियां थी, जिसका मतलब है कि ज्यादा लोगों को चुना गया होगा और वाकई ज्यादा लोगों को चुना गया है क्योंकि माना जा रहा है कि शायद 1.8 लाख इस टीयर 2 के लिए जो एग्जामिनेशन है उसके लिए चुने गए हैं और उसके बावजूद जो कट ऑफ है वो बढ़कर 153 हो गई है, 153 हो गई और इस कारण बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि यह न्यायपूर्ण नहीं है क्योंकि इसका मतलब है कि परीक्षा क्लियर करना लोगों के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है, उनके क्या आरोप हैं? आरोप या अफवाहें या जो दावे हैं वो ये हैं कि ऐसे लोगों का सिलेक्शन दिखाई दे रहा है जो कि सेंटर में दरअसल अपीयर ही नहीं हुए थे। एक ही सेंटर से लगातार एक के बाद एक जुड़े हुए नंबरों में रोल नंबर्स में सिलेक्शन दिखाई दे रहा है जो कि अगर आप थियोरेटिकली देखें तो नहीं होना चाहिए और इस किस्म के दूसरे आरोप हैं। देखिए, लार्जर क्वेश्चन तो ये है कि तमाम पब्लिक फंडेड एग्जामिनेशंस जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी आजकल संदेह के दायरे में। हम लोगों ने नीट के मामले में इसे एनटीए में देखा था। उसके बाद हम लोग यूपीपीसीएस या बीपीएससी की परीक्षाओं में से इन आरोपों को देख रहे थे और अब यह एसएससी यानी कि केंद्रीय परीक्षाओं के दायरे में भी दिखाई दे रहा है। यद्यपि ये बात भी सही है कि एसएससी की परीक्षा में ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2017 में भी ये बात पर देखने को आई थी और पिछली बार के एसएससी एग्जामिनेशन में भी अरेस्ट्स भी हुए थे और बिहार में लगभग ये माना गया कि जिसे परीक्षा की शुचिता कहते हैं वह कॉम्प्रोमाइज्ड थी। माना जाता है कि कुछ गड़बड़ी हुई थी या तो नकल के मामले में या पेपर लीक को लेकर। अब ऐसे में देश का युवा निश्चित तौर पर बेहद चिंतित है क्योंकि ये बात एकदम समझ में आ रही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत करने के बावजूद इस बात की संभावनाएं अब लगभग नगण्य दिखाई दे रही है आम विद्यार्थी को कि उसका चयन होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वास्तव में परीक्षा की वजह से हो, क्योंकि एक अन्य चीज पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये इतना मुश्किल दिखाई।
ये सही है कि 17,000 पद इस बार आए, लेकिन एप्लीकेंट्स की संख्या जानते हैं कितने हैं? 36 लाख। 36 लाख एप्लीकेंट जो हैं वो इन 17,000 पदों के लिए आवेदक हैं। आप समझ सकते हैं कि 1.8 लाख हैं जो कि टियर 1 एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं। इसका मतलब है कि 34 लाख से ज्यादा युवा ऐसे रहे जो टियर 1 परीक्षा को पास नहीं कर पाए। अब ये 34 लाख जो विद्यार्थी हैं, जिनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत सारा परिश्रम किया होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल लगाए होंगे और अब उन्हें परिणाम से ये पता लगता है कि उनका चयन नहीं हो रहा। और ये सही है, गणितीय तौर पर ये तय बात थी कि 34 लाख लोगों का परिणाम का चयन तो छोड़िए, टियर 2 एग्जामिनेशन के लिए वो टियर 1 को क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब इतने सारे विद्यार्थी अगर बेरोजगार हैं और वो लगातार इसी पर उम्मीद लगाए बैठे थे, तो उनके मन में आशंकाएं आएंगी, उनके मन में संदेह आएंगे, वे अफवाहों पर विश्वास करना शुरू करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा उन्हें पर्याप्त मेहनत की थी। और सच्चाई ये है कि बेरोजगारी का स्तर अब इतना ज्यादा हो चुका है कि अब लगभग कोई पब्लिक एग्जामिनेशन इन आरोपों से नहीं बच सकता कि वहां गड़बड़ी हो रही। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम लोकतंत्र कहते हैं तो उसका मतलब होता है रिपब्लिक। मतलब लोकतंत्र का एक विशेष गुण भारतीय लोकतंत्र का है रिपब्लिक, गणतंत्र। और गणतंत्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता जितना हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में देखते हैं कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद को हेरिडिटरी ना माना जाए, अनुवांशिक ना माना जाए, वो जन्म से न तय हो रहा हो। रिपब्लिक का मतलब यह है कि दरअसल देश के हर महत्वपूर्ण सत्ता के पद पर, हर सत्ता की जो सीट है उस पर एक आम नागरिक पहुंचने की उम्मीद और हक रखता हो। यदि एक पद है, उसके व्यक्ति के पास सामान्य योग्यताएं उस पद के लिए हैं, तो उसका हक बनता है कि वह एस्पायर कर सके उस पद के लिए। इसमें छोटे पद भी शामिल हैं, इसमें एसएससी वाले पद भी शामिल हैं, इसमें यूपीएससी और बीपीएससी और स्टेट सर्विसेज के पद भी शामिल है। इसमें केवल राजनीतिक पद नहीं शामिल है, क्योंकि वास्तविक रिपब्लिक का मतलब है कि आम जनता को, गणतंत्र का मतलब है कि आम जनता को सत्ता में भागीदारी के अवसर मौजूद हो। और इस तरह के स्कैम्स की जब घटनाएं होती हैं या उनकी बातचीत होती है, तो स्वाभाविक तौर पर लोगों को ये लगता है कि इसका अर्थ है कि वे इस हक से वंचित हो रहे हैं। एसएससी परीक्षाओं को अगर आप देखें तो आप मानेंगे कि अभी हाल में अक्टूबर 2024 में जब एमटीएस वाली जो परीक्षाएं थी, उसमें लगातार पेपर लीक और फ्रॉड अपीयरेंस को लेकर लोगों ने आरोप लगाए। दरअसल एमटीएस परीक्षा में बिहार में 36 लोगों को अरेस्ट किया गया। हालांकि एसएससी की तरफ से फिर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया, परीक्षा रद्द नहीं की गई, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। 2017 की सीजीएल परीक्षा में भी चीटिंग की और पेपर लीक के आरोप लगे थे। पब्लिक एग्जामिनेशंस में जब एक बार भी यह आरोप लगता है, तो केवल वही परीक्षा या वही एजेंसी नहीं, तमाम एग्जामिनेशन एजेंसीज हैं, उनकी साख पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। दरअसल इसकी मुख्य वजह तो यह है कि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है। बहुत कम पदों के लिए बहुत ज्यादा लोग अपीयर हो रहे हैं। और इससे केवल जनसंख्या का मसला नहीं है, ये रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की कमी का मामला है। एक देश में जिसमें 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 85 करोड़ लोग हैं, युवा हैं, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, उनके पास अगर रोजगार के पर्याप्त और विविध अवसर मौजूद नहीं होंगे, वही मुट्ठी भर सरकारी नौकरियां ही उनके अवसर होंगे, तो इन सरकारी नौकरियों पर आने वाला दबाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिसका मतलब है कि लोग इन नौकरियों को पाने के लिए केवल ईमानदारी वाले तरीके ही नहीं, कई बार गैर ईमानदार तरीकों को अपनाने में भी गुरेज नहीं करेंगे। और इससे अंततः इन परीक्षाओं की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू होता है। और यही आपको कई स्टेट सिविल सर्विसेज में दिखाई दे रहा है और बहुत दूर, हमने एनडीए की परीक्षा में इसको होते हुए देखा। तो बहुत दूर की बात नहीं है जब ऐसा होगा कि हम इसे यूपीएससी जैसी केंद्रीय परीक्षाओं में भी देखने लगेंगे। एसएससी तो एक केंद्रीय परीक्षा है। एक अन्य पक्ष जो इससे बिल्कुल गहराई से जुड़ा हुआ है, वह इस किस्म की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा आवेदकों के हो जाने के कारण एक साथ परीक्षा का न हो पाना, अलग अलग केंद्रों में बराबर के मानकों का पालन न हो पाना, जिसकी वजह से वे सांख्यिकीय औजार इस्तेमाल किए जाने लगे जिन्हें हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, वह भी
इस तरह के संदेह को जन्म देने वाली बात है। हमें नहीं पता कि एसएससी ने किस नॉर्मलाइजेशन औजार का इस्तेमाल किया है, किस व्यक्ति के कितने नंबर कम या ज्यादा किए गए होंगे, यदि किए गए हैं तो। लेकिन इतना जरूर है कि जब आप 30 लाख से ज्यादा लोगों की परीक्षा एक साथ लेने की कोशिश करेंगे, तो स्थितियां भिन्न होने की वजह से, सेंटर भिन्न होने की वजह से, शिफ्टें भिन्न होने की वजह से बहुत बार ये आवश्यकता हो जाएगी कि आप सांख्यिकीय तौर पर नॉर्मलाइजेशन जैसे औजारों का इस्तेमाल करेंगे। और जब आप ऐसे औजारों का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों का संदेह और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पब्लिक एग्जामिनेशन के ट्रस्ट को बनाने और बनाए रखने का जो मूल मंत्र है वह है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन में हाल फिलहाल में इस पारदर्शिता की कुछ कमी दिखाई दे रही है। इसकी वजह जैसा मैंने कहा कि बहुत ज्यादा एप्लीकेंट होना भी हो सकती है और वास्तव में इन आरोपों में बल होना भी हो सकती है। हो सकता है कि परीक्षाएं सब जगह बराबर शुचिता से ना आयोजित की जा पा रही, जिसका स्वाभाविक तौर पर परिणाम ये होगा कि किसी किसी सेंटर में या किसी किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा चयन दिखाई देंगे, जिसका खामियाजा अन्य क्षेत्रों को या अन्य सेंटर्स को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें पब्लिक एग्जामिनेशंस की क्रेडिबिलिटी को, उसकी साख को बचाए रखने के लिए पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त रोजगार के अवसर मौजूद हों और हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो एक ट्रांसपेरेंट और ईमानदार प्रक्रिया से वैध मेहनत करने वाले युवाओं को दी जा रही है। क्योंकि यह क्रेडिबिलिटी अंततः केवल पब्लिक एग्जामिनेशन एजेंसी की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये सरकार की क्रेडिबिलिटी है, ये राष्ट्र की क्रेडिबिलिटी है और कई मायनों में ये लोकतंत्र की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। यहां पर एक छोटी सी बात जिसे और जो आपको देखने की जरूरत है वह यह है कि जब भी किसी भी किस्म की पब्लिक एग्जामिनेशन की शुचिता के साथ कोई भी समझौता होता है, तब उसका मतलब यह नहीं होता कि सबका नुकसान बराबर हुआ है। सच्चाई यह है कि सिस्टम फ्लॉज का नुकसान हमेशा वंचित वर्गों को ज्यादा होता है। लड़कियों को, जिनको शायद परिवार वालों ने केवल 2 या 3 ही अवसर देने के लिए कहा है, उनका अगर एक अवसर इस तरह से छिन जाता है तो उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़े। या अन्य वंचित वर्ग, जो सामाजिक तौर पर वंचित वर्ग है, वे, उनके लिए इस तरह के सो कॉल्ड स्कैम्स का जो खामियाजा है, उनकी जो कीमत है, वह उनके लिए ज्यादा होती है। जबकि संभव है कि वे लोग जो इस तरह के लूपहोल्स का फायदा उठा सकते हैं, जो पेपर लीक्स का फायदा उठा सकते हैं, जो सेंटर के कॉम्प्रोमाइज होने का फायदा उठा सकते हैं, उन्हें लाभ होगा और वो अक्सर वंचित वर्ग से नहीं होंगे। तो इसका एक सामाजिक पक्ष भी है। कुल मिलाकर यह अहम बात है कि सरकारें और जनता इस बात को सुनिश्चित करे कि पब्लिक एग्जामिनेशन की साख बनी रहे, शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं हों और कुल मिलाकर पब्लिक एग्जामिनेशन है वे इस गणतंत्र को बनाए रखें।